बच्चों मैंने आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट लिया था, टेस्ट नंबर 13 14 नवंबर को। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट था, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम अभी। सब्जेक्टिव टेस्ट नंबर 13, डेट थी 14 नवंबर, ठीक है, 2021, तो ऑब्वियस है था। इसका सॉल्यूशन जो है नहीं किया था आप लोगों ने, पता नहीं पेपर सॉल्व किया है नहीं किया है, वो आपकी अपनी खराबी है। किया है तो आपकी अच्छाई है, नहीं किया है तो आपकी खराबी है। जो आपकी अच्छाई है उसका फल आपको मिलेगा, जो खराबी आपकी है उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखिए, सब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, a rope of negligible mass is wound round a horizontal cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? What is the linear acceleration of the rope? Assume that there is no slipping. तो देखिए क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लगा हुआ है, होलो सिलेंडर कह रहे हैं। ये कैसा सिलेंडर कह रहे हैं? होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर कह रहे हैं, राइट। इस होलो सिलेंडर का मास कह रहे हैं ये 3 किलोग्राम है, रेडियस कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, ऐसा इन्होंने बोला है। बेटा ये एक्सिस है और इन्होंने इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लगाई है, बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर लपेट दी है, रस्सी लपेट दी है। और फिर इस रस्सी से यहाँ पर एक ब्लॉक या एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है यहाँ पे, है ना। ब्लॉक नहीं लगाया, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। दिस एफ इज 30 न्यूटन, ऐसा इन्होंने फोर्स लगाया है, राइट। ओके, अब हमें कहा है एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, लीनियर एक्सीलरेशन निकालो। हम दोनों निकाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले एज पर क्वेश्चन टॉर्क इक्वल टू आर एफ एंड दैट इज इक्वल टू आई एल्फा। आर दे रखा है आपको 0.4, आर दे रखा है आपको 0.4, एफ दे रखा है आपको 30 न्यूटन, आई दे रखा है आपको एम 3 किलोग्राम, है ना। तो एम आर स्क्वायर लिख दो एक बार, चलो एक बार फॉर्मूला लिख दो, बाद में लिख देना, है ना। एक बार फॉर्मूला लिख देने से ऐसा लगता है चेक करने वाले को कि इसने फॉर्मूला लिखा है। इसका आप करेंगे तो ये 12 आएगा शायद। 12 इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम है 3, आर है आपका 0.4 का होल स्क्वायर इंटू एल्फा। तो आप एल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्फा विल कम आउट 12 अपॉन 3 इंटू 0.4 स्क्वायर। दिस विल बी योर एल्फा। ओके, अच्छा, जब ये एल्फा आया तो अब हम ए निकाल देंगे। एल्फा तो चलो एक बार इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो, है ना। तो आई थिंक इट इज 12 अपॉन 3 इंटू 0.4 इंटू 0.4। आप जरा विचार करिए कि एल्फा इक्वल टू 12 अपॉन 3 इंटू 0.4 1.2 है, और ये अपॉन 0.4 है ना नीचे, इसको मैं 10 अपॉन 4 कह देता हूं, करेक्ट। ये कुल मिला के आपका आ गया 10, 100 अपॉन 4 आ गया अभी। इसका मतलब आपका जो एल्फा है ये आ गया है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशंस आप चेक कर लीजिए, है ना। कैलकुलेशंस आप चेक कर लीजिए, क्योंकि आंसर्स जो है ना आप कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करेगा। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही है, कैलकुलेशन गलत है तो आंसर गलत है, राइट। कैलकुलेशन आपको चेक करनी है। जो अप्रोच है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो उसमें कोई पंगा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। अप्रोच इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। तो वो आप चेक करिए। ये आपका एल्फा आया है, ये क्या है आपका एल्फा आया है। हम ए निकाल रहे हैं। ए इज एल्फा इंटू आर। एल्फा आपका 25 है, आर आपका 0.4 दे रखा है इन्होंने, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आपका ए आएगा। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, राइट, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। A bullet of mass 10 gram and speed 500 meter per second is fired into a door and get embedded exactly at the center of the door. Okay. The door is 1 meter wide and the weight is 12 kilogram. ठीक है जी। देखिए ये डोर है, यह एक डोर है। मैं थोड़ा सा डोर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक अ डोर। ये दरवाजे का बेटा वो है हिस्सा, और ये जो दरवाजा दे रखा है इसकी चौड़ाई दे रखी है इन्होंने 1 मीटर, है ना। यहां पर दरवाजे पर हिंज लगे हुए हैं। हिंज जानते हो ना, जिसके सहारे सारे दरवाजा घूमता है। हाँ जी, तो ये दरवाजे पे हिंज लगे हुए हैं, राइट। इनके बेस पर दरवाजा घूमेगा। तो इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। ये जो दरवाजा दे रखा है इसका वेट दे रखा है 12 किलोग्राम, यानी कि मास जो है ना दरवाजे का, कैपिटल एम इज मास ऑफ द डोर। दिस इज गिवन यू 12 किलोमीटर। ओके, इसकी विड्थ दे रखी है 1 मीटर, है ना। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, चलो बाद में निकाल लेंगे अपन, पहले कलेक्ट कर लेते हैं इनके डेटा। बुलेट का मास है स्मॉल एम, स्मॉल एम है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट बेटा दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब होता है 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, राइट। ये आपका ये है, और स्पीड आपकी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इन्होंने पूछा है कि ये बुलेट कहीं से आती है और आकर के डिशूम करती है, डिशूम सेंटर पर, एग्जैक्ट सेंटर पे डिशूम कर जाती है बुलेट। कहीं से आई, यहां से बुलेट आ रही है, आकर के डिशूम कर जाती है। अब देखिए क्या होता है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर जस्ट आफ्टर बुलेट एम्बेडेड इनटू इट। तो देखिए मैं बताऊंगा आपको कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा आपका mvr, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा आपका I ओमेगा। इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है ना, यस, एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व। स्मॉल m है आपका 10 ग्राम, ग्राम यानी 10 की पावर -3, v है आपका 500, r आपकी जो बुलेट आकर के टकराई है ना वो यहां से 1/2 मीटर पर है। क्या है, 1/2 मीटर पर टकराई है, तो इसको 1/2 मीटर लिखेंगे बेटा, 1/2 मीटर। ओके, अब हम ये जो दरवाजा है इसका आई लिखेंगे। आई बराबर हम लिखेंगे ml² ओमेगा। ध्यान दीजिए ये आपको पढ़ाया है, मतलब मैं इस डोर को एक तरीके से बहुत सारी रॉड्स का कॉम्बिनेशन मान रहा हूं। जैसे अगर मैं ये जो डोर है इसको छोटी 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 रोड्स में काटूं, रोड्स में कट करूं, रोड होती है ना, ROD, रोड, स्मॉल स्मॉल रोड्स। तो आई एम कटिंग द डोर इनटू स्मॉल स्मॉल रोड्स एंड ईच रोड इज हैविंग इट्स वन एंड एज द एक्सिस। तो एक्सिस उसका वन एंड है। अब ये सारी रोड्स का बनाएंगे तो हर रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml²/3 आएगा, अबाउट वन एंड। तो सबका टोटल करेंगे तो ml²/3 आएगा, राइट। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इसको देखें जरा आप, 10⁻³ और ये 10, मेरे को लगता है ये 2 और ये सारा कट जाएगा, ये 5/2 आ गया बेटा ये। बाकी अब m की बात करूँ आप, m कितना है, 12 किलोग्राम है, m 12 किलोग्राम है, अपॉन 3 है बेटा यहाँ पे, है ना। ml², तो m 12 किलोग्राम है। l कितना है, l है आपका 1 मीटर, l है आपका 1 मीटर स्क्वायर, और ये आपका, अच्छा बस हो गया तो ओमेगा, यही आंसर है आपका। तो देखिए आपका आंसर आ रहा है 5/2, इसको करिए आप, तो ओमेगा मेरे को लगता है 5/8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये करेगा 4 बार, तो 5/8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, वो पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड ओनली, ओमेगा पर सेकंड आएगा बेटा, है ना। ये आपका
क्या आ गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप इसको पूरा पूरा लिख दिया करो। जैसे मैंने लिखा IAM, तो हो सकता है एग्जामिनर इसका मतलब ना समझे कि व्हाट इज IAM, क्या होता है IAM है। ये तो हमने लिखा, आप इसको लिख दिया करो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बस खत्म। इस तरीके से किया करो। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेंगे। ये आपका आंसर हुआ है सेकंड क्वेश्चन का। एक मिनट जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, यही किया है क्या। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि किसी कुछ और तो नहीं पूछा इस सवाल में। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ डोर जस्ट आफ्टर बुलेट्स एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, इट इज हिंज्ड एट वन एंड, रोटेट्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तीसरा वाला देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट इज दिस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। वाह, देखो ये तीसरा सवाल जो है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आपका एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसका टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो दिस इज गिवन यू, दिस आई इज गिवन यू 7/5 mr²। डायमीटर के अबाउट आपको चाहिए, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, है ना। हाँ, अबाउट डायमीटर। तो देखो बेटा, हम कहेंगे कि I इक्वल टू IC प्लस MD², राइट। I इज 7/5 mr²। इट इज गिवन, इट इज गिवन। IC इज व्हाट, IC इज I diameter, I diameter। It is to determine, it is to find, है ना। बाकी आपका M और D तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए बात यह हुई है कि IC बराबर हो जाएगा आपका I माइनस MD²। I है आपका 7/5 mr² माइनस MR², यानी कि ये आपका आ जाएगा 2/5 mr²। कितना आसान सा है। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए। 4 particles of mass 1, 2, 3, 4 ग्राम आर प्लेस्ड एट द 4 vertices ABCD ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल सिस्टम। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखिए, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन we can make the square, we can make the square ABCD as below। तो आप स्क्वायर बनाइए ABCD का, हम लोग इजी स्क्वायर बनाएंगे जानबूझ करके। ये आपका ले लेते हैं ABCD, मैं जानबूझ कैसे बना रहा हूं ABCD, है ना। तो सपोज A इज ओरिजिन, सपोज A इज ओरिजिन। हमने A को ओरिजिन मान लिया 0, 0, है ना। A इज ओरिजिन, AB इज एक्स एक्सिस, AB इज एक्स एक्सिस, ऐसा सपोज कर रहे हैं, है ना। AB इज एक्स एक्सिस, AD इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, ये A आपका ओरिजिन है। हम AB से जो एक्सिस, AB से जो लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, और AD से जो लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं। 1 मीटर का बेटा साइड है, तो A का कोऑर्डिनेट है 0, 0, B का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0, C का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1, और D का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 1, 0, 1, है ना। ऐसा हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आगे की कि क्या सीन बनेगा। तो देखिए हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C and D are 0, 0,
10, 11, 0, 1 रेस्पेक्टिवली। ये आप इस तरह से लिखते हैं ना तो उसको लगता है सामने वाले को कि हाँ आपको चीजें आती हैं, है ना, रेस्पेक्टिवली। नाउ एज पर द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, लिख दीजिएगा इसको, सेंटर ऑफ मास, है ना, चलो लिख दो, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एज पर द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास, इट इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस mnxn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, अब देखिए आप x सेंटर ऑफ मास है m1, तो m1 x1 देखो आप क्या है, m1 कौन कौन सा है भाई, 1 2 3 4 ग्राम है ना, हाँ 1 2 3 4 है, चलिए तो देखिए m1 1, x1 कितना है 0, फिर प्लस 2, x2 कितना है 1, फिर 3, और ये कितना है 1, फिर 4, और x है 0। अब आप देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कैलकुलेट करो जरा, ये तो 10 आ गया, और ये आ गया कितना 2 and 3 5 आ गया, है ना, तो मुझे लग रहा है ये 5/10 आ गया। 5/10 इसका मतलब ये 1/2 आ गया आंसर आपका, है ना, 1/2 आंसर आ गया, करेक्ट। ओके, अब आप देखिए वाई सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा, वही फॉर्मूला वापस से लिख देना जरूरी होता है, जब सब्जेक्टिव चीजें होती है ना तो सारी लिख दिया करो। ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव चीजों में आप सब कुछ लिख दिया करो, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो मिनिमम के अंदर लिखा करो कि कम से कम लिखेंगे, सब्जेक्टिव में सब कुछ लिख देते हैं ना। अब आप देखो वाई सेंटर ऑफ मास में m1 आएगा आपका 1, 0 ही है वो तो, 2 में आपका आ रहा है, फिर 0 आएगा, हाँ, फिर 3 में आपका आ रहा है 1, एंड 4 में आपका आ रहा है 1, और नीचे आ रहा है आपका 10 टोटल, है ना, 7/10 आ जाएगा। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप लास्ट में आंसर भी लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बी 1/2 7/10, ठीक है जी, यस प्लीज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। A circular ring of diameter 4 centimeter, a circular ring of diameter 40 centimeter and mass 1 kilogram is rotating about an axis normal to its plane and passing through the center with a frequency of 10 rotations per second. Calculate the angular momentum about its axis of rotation. बस देखिए हम कैलकुलेट कर देते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या बात हो गई। ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, रिंग है बेटा, रिंग का डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आर, तो देयरफॉर आर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट। ये तो आपका आर आ गया। मास 1 किलोग्राम है। फ्रीक्वेंसी दे रखिए 10 रोटेशंस पर सेकंड, ध्यान दो 10 रोटेशंस पर सेकंड, है ना। तो ओमेगा आपका आएगा 2 पाई न्यू, 10 रोटेशंस पर सेकंड है तो 10 लिख दो आप इसको सीधे ही, तो 20 पाई आ जाएगा बेटा, 20 पाई रेडियन पर सेकंड। देखो ये जो ओमेगा है ना, इसको आप दूसरे तरीके से पता कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। 10 रोटेशंस पर सेकंड है, मैं इधर बता रहा हूँ दूसरा तरीका। 10 रोटेशन पर सेकंड है ना, देखो 10 रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन यानी एक कंप्लीट रोटेशन, इसको हम टाइम पीरियड बोल दें तो वो आपका 1 सेकंड है। 10 रोटेशन का टाइम पीरियड 1 सेकंड है ना। हाँ, तो एक रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा 1/10, ये आपका टाइम पीरियड आएगा एक रोटेशन का। ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन टी। आप जब 2 पाई अपॉन टी करेंगे
तो टी है आपका 1/10, तो ये आ जाएगा आपका 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, राइट। तो ओमेगा बराबर ये आ गया आपके पास, ओके। 20 पाई रेडियन पर सेकेंड आ चुका है आपका ओमेगा। और जब 20 पाई रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ चुका है, तो अब हम बात करेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम। एल बराबर एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। आई होता है एम आर स्क्वायर, ओमेगा आपका ओमेगा होता है। तो चलिए जी एम बताइए जरा, एम कितना है आपका? एम है 1 किलोग्राम। आर कितना है? आर है 0.2 का स्क्वायर। ओमेगा कितना है? ओमेगा कितना है? ओमेगा है आपका 20 पाई। कैलकुलेट करिए आप, ये 0.04 होगा, 0.04 और ये है 20 और ये है पाई, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट विल कम 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 पाई आ जाएगा, 0.8 पाई। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होती है एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। हाँ जी, इसको जूल सेकंड भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, इसको जूल सेकंड भी बोलते हैं। कैसे? एंगुलर मोमेंटम, ध्यान दीजिए एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, एंगुलर मोमेंटम होता है आर इंटू पी बराबर आर एम पी। यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। आर है आपका मीटर, एम है आपका किलोग्राम, वेलोसिटी है आपकी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया ना, ओके। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। सोचो, अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं जूल, इसलिए इसको जूल इनटू सेकंड भी कह सकते हैं किलो, इसकी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल contracts in volume by 0.1% when subjected to uniform normal pressure of 100 atmosphere. Calculate the bulk modulus of the material of the ball. बेटा देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इन्होंने हमें स्ट्रेस दे रखी है, स्ट्रेस गिवन है ना, स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेस दे रखा है इन्होंने 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, ये आपको गिवन है बेटा। 100 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 5, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻7 एटमॉस्फेयर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पास्कल आ गया है ना, ये पास्कल है। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, राइट। तो ये 10⁻7 आपका स्ट्रेस आ गया। अब मैं जरा स्ट्रेन की बात करता हूं। स्ट्रेन आपको गिवन क्या है? स्ट्रेन आपको गिवन है 0.1%। अब ये जो स्ट्रेन है ना 0.1%, इसका मतलब ये होता है 0.1 डिवाइडेड बाई 100। तो ये परसेंटेज स्ट्रेन को हमने स्ट्रेन में बदल दिया। हमें परसेंटेज स्ट्रेन दे रखा था, परसेंटेज स्ट्रेन को मैंने जब 100 से डिवाइड कर दिया तो वो स्ट्रेन में बदल गया डायरेक्ट। तो आपके पास में ये 10⁻³ आ गया। अब आप बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो देखिए बल्क मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेन आपको पता है, तो बस दोनों आपका आंसर आ गया। देखिए 10⁻7 आपका ये है और 10⁻³ आपका ये है, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका बल्क मॉडुलस आया है, करेक्ट। चलिए 7th क्वेश्चन है, स्टेट द हुक्स लॉ। अब देखिए 7th क्वेश्चन जो है ना, इसको आपको स्टेट करना पड़ेगा हुक्स लॉ। तो देखिए हुक्स लॉ स्टेट्स, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट अंडर द इलास्टिक लिमिट, that up to elastic limit, states that up to elastic limit for any material, for any solid material, up to the elastic limit for any solid material,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को आप लिखेंगे, स्ट्रेस को आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, है ना। ई को आप लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। अब जब ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन है एक्चुअल में, है ना, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस लॉ होल्ड्स गुड, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट, ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट, है ना। हाँ, अब देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये भी आपको बता देना चाहिए यहाँ पे। इलास्टिक लिमिट इज द स्ट्रेट लाइन पार्ट, इलास्टिक लिमिट इज द स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द गिवन मटेरियल। तो अब आपने जो आंसर दिया है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया था। आप चाहो तो यहाँ हल्का सा बना के बता भी सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, एंड इट नेवर टेक्स टाइम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, तो यहाँ तक मैंने बताया था। आपको कहा था कि ये जब स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ई है, इलास्टिक लिमिट के बाद में ये ग्राफ थोड़ा सा डेविएट होने लग जाता है, और फिर यहाँ पे यील्ड पॉइंट आ जाता है। यील्ड पॉइंट के बाद में ये ग्राफ बिल्कुल जो मटेरियल होता है एकदम डल हो जाता है, एकदम सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद इसका धमाका उड़ जाता है, और फिर जो है लास्ट में ये फ्रैक्चर पॉइंट आता है। फ्रैक्चर पॉइंट कभी कभी ऊपर आता है, कभी कभी नीचे आता है, कभी मतलब एकदम सरेंडर होता है। जैसे एल्यूमिनियम का फ्रैक्चर पॉइंट नीचे आता है, कॉपर का फ्रैक्चर पॉइंट ऊपर आता है, क्योंकि कॉपर टूटते टाइम पे जो है ना एक बार अपोज करता है। चलिए आगे बढ़िए। स्टील केबल ऑफ रेडियस, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। A steel cable with a radius of 1.5 centimeter supports a chair lift at a sky area, ठीक है। If the maximum stress is not to exceed n, what is the maximum load of the cable? Maximum load the cable can support। देखो बेटा एक बात सुनो, मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखा है, तो गिवन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज एन, ये एन दे रखा है आपको, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, यानी इससे ज्यादा आपका धमाका हो जाएगा फिर, है ना। तो व्हाट मैक्सिमम लोड कैन बी गिवन। रेडियस दे रखा है आपको, आर दे रखा है आपको 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंटू 10 की पावर -2, ये रेडियस दे रखी है बेटा। तो आपका एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4 आएगा। ये आपका एरिया आ गया है, ये क्या आ गया आपका, एरिया आ गया है। अब देखिए आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, अच्छा इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है क्या, अच्छा स्ट्रेस की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, फिर तो आपका डायरेक्ट ही आ गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमें, इस F/A डायरेक्ट आ गया। एक्चुअली में बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, घुमा फिरा के नहीं आते ज़्यादा, है ना, सिंपल सवाल आते हैं बोर्ड में।
तो ये स्ट्रेस बराबर एफ अपॉन ए आ गया। इस एफ का नाम ही लोड है, इस एफ का नाम ही लोड है और ये ए है, ठीक है। तो देखिए आपको अलाउड मैक्सिमम अलाउएबल लोड है ना, मैक्सिमम अलाउएबल लोड ये आपका हो गया है क्या, चलिए जी। तो देखिए हैंस मैक्सिमम पॉसिबल या अलाउएबल या परमिसिबल कुछ भी लिख सकते हैं आप, पॉसिबल लोड। तो मैक्सिमम पॉसिबल लोड आएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो आपका स्ट्रेस कितना आ गया, आपका स्ट्रेस है कितना, दे रखा है ना एन दे रखा है इंटू एरिया, बस अब आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका पाई इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर, ये न्यूटन में आएगा आंसर, है ना। आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन पूरा, राइट, ऐसे। अब ध्यान दीजिए ये है ना, मैंने न्यूटन यहां लिखने में स्मॉल एन को छोटा लिया है, कैपिटल नहीं लिया। लेकिन वैसे अगर मैं कैपिटल लिखता न्यूटन को तो कैपिटल लेता, यहाँ पे मैं कैपिटल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एन इन्होंने दे रखा है स्ट्रेस। ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, बोर्ड के पेपर में अक्सर ऐसा हो जाता है, राइट, कि वो इस तरह से आपको दे देते हैं, फिर आपको निकलवाते हैं, आंसर ऐसा ही होता है, तो आपको करना पड़ता है ऐसा, राइट। ये मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा टेस्ट पेपर आपको भेज रखा है मैंने, एक जो 21 को हुआ था, उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, ओके।